चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केआर लकम के छठवीं क्लास विषय हिंदी के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो हिंदी पोयम आपने देख लिया, तो हिंदी पोयम वह चिड़िया जो, तो इन कविता को आपने पढ़ लिया। तो इन कविता में आपको क्या क्या देखने के लिए मिली थी? जैसे कवि इन पक्षी के रूप में अपने एक स्वभाव के बारे में यहाँ पर हमें समझाते हैं। तो कैसे दूध भरे जून के दाने, मतलब वो दूध भरे अनाज को कैसे खाते थे और कैसे अन्न को प्यार करते थे, अन्न को वो गौरव देते थे। उसी तरह क्या खुली कंठ से किस तरह गाना गाना चाहते थे, इसके बारे में इस कविता में हमें समझाया गया है। उसी तरह रस उड़ोल कर गा लेते थे। तो किस तरह बूढ़ी वन में जो जंगल है, बूढ़ी क्यों कहा उस जंगल को? क्योंकि जंगल उससे ही पहला है होने के कारण, बहुत दिन से पहला, बहुत पहले जंगल होने के कारण अभी भी वो चिड़िया अभी भी इन धरती पर है आया है, तो इसलिए उन जंगल को बूढ़ी कहा है। तो बूढ़ी जंगल में अपने मन को खोलकर, कंठ को खोलकर गाना गाना चाहते हैं, लेकिन गाने के लिए उसको बाहर जाने की जरूरत है। बाहर मतलब आकाश में उड़ने की आवश्यकता है, लेकिन उड़ल कर गाना गाना चाहता है, आकाश में उड़कर गाना गाना चाहता है, लेकिन पंख तो उसको क्या है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो सारे दृश्य के उसको बहुत ही, हाँ, जो भी नजारा है उसको बहुत प्यारा है। लेकिन इसी तरह और क्या करना चाहता है ये चिड़िया? चढ़ी नदी का दिल टटोलकर पानी पीना चाहते हैं। तो किस तरह की नदी? बहती हुई नदी में जाकर पानी पीना इसको बहुत ही पसंद है। तो इसी तरह नीले पंखों वाली ये चिड़िया क्या कर रही है? यहाँ अपने मन की इच्छा हमें समझा रहे हैं। तो मुझे नदी से बहुत प्यार है। केदारनाथ जी अपने इन मन की जो भी इच्छा है एक पक्षी के द्वारा हमें यहाँ प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि पहला प्रश्न, मतलब प्रश्न का अभ्यास के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला दिन हम कविता के बारे में समझे, कविता में क्या क्या है इसके बारे में समझे और उसके साथ साथ कविता को भी पढ़े। तो पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। जो भी आपकी जब कविता पढ़ते वक्त जो भी आपको क्या आती है, जो भी मन में आपकी जो भी पक्षियों की दृश्य आपके मन में आते हैं, तो उन पक्षी का चित्रण कीजिए। जब मैं कविता पढ़ने के बाद मुझे इन पक्षी की क्या आई, दृश्य आई, तो इन पक्षी की मैं क्या की, यहाँ पर दृश्य बना दिया। तो उसी तरह आप भी क्या कीजिए, आपकी जो भी मन में आती है उन पक्षी का कलर भी कर सकते हो। कलर करके आप क्या करेंगे, उस पक्षी का चित्र वहां पर निकाल लीजिए, चित्र बना लीजिए। उसके साथ साथ उनका कलरफुल कौन सा भी हो, कलर जैसा होता है उस तरह आप क्या कीजिए, उन पक्षी का कलर कीजिए। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न का उत्तर मिल गई। जो भी हमें क्या है, यहाँ पर पक्षी का चित्र कराना है। दूसरा, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो आप जब कविता पढ़ते हो तो यहाँ पर तो कवि ने क्या किया है, कवि का नाम क्या है, केदारनाथ जी अग्रवाल जी ने क्या दिया है, वह चिड़िया जो। तो इन कविता का नाम वह चिड़िया जो दिया है। तो वह चिड़िया जो, इन शीर्षक मतलब कविता की हेडिंग, इनको छोड़कर आप कौन से नाम इस कविता को देना चाहते हैं? जब कविता पढ़ेंगे इसके बारे में आपको ज्ञात होती है कि आप इसमें से कोई भी लेकर सकते हो। देखो, वह चिड़िया जो, तो यहाँ पर जो भी शीर्षक दिए थे उसके आधार पर पद तो शुरू किया था। तो आप इस चिड़िया के नाम क्या क्या दे सकते हो?
तो मेरे हिसाब से तो मैं तो इसको नन्ही चिड़िया भी कह सकती हूँ। और वह चिड़िया है ना, इस कविता को नीली पंखों वाली कह सकती हूँ। और आप भी कुछ इसके हिसाब से इसका इस पद का अलग से नाम रख सकते हो। तो हम यहाँ पर और भी नाम पुकार सकते हैं, नीली पंखों वाली चिड़िया भी रख सकते हैं। तो इस तरह आप कोई भी आपके मन में जो आती है उसके हिसाब से आप उत्तर लिख सकते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो इन कविता के आधार पर, अभी जो भी चिड़िया होते हैं, बहुत सारी चिड़िया होती है, तो इसके आधार पर आप नहीं लिख सकते। तो अभी इन कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार था। तो किन किन चीजों से प्यार था इन पक्षी को, इन चिड़िया को कौन सी? दूध भरे झुंड के दाने, दूध भरे झुंड के दाने को खाने की इसको क्या थी? चीजें प्यार थी। उसके साथ साथ वो दूध भरे दूध भरे झुंड को खाने की कैसे खाती थी? रुचि से, रस से खा लेती थी। और उसके साथ साथ ये नीले पंखे वाली चिड़िया क्या करती थी? अन्न से प्यार थी। और उसे क्या थी? अन्न से प्यार थी। और बूढ़े वन में किस तरह गाने की उसको प्यार थी? कंठ, खुले कंठ को लेकर गाने के लिए उसको बहुत ही प्यार था। तो विजन से भी उसे बहुत प्यार थी। मतलब पहला अन्न से बहुत प्यार थी, दूसरा विजन से मतलब दृश्य से प्यार थी, और नदी से भी उसको बहुत प्यार था। तो तीसरे प्रश्न में आपको आंसर मिलता है कि इस कविता के आधार पर बताओ। ये जो भी कविता है इसके आधार पर आपको बताना है कि किन किन के ऊपर कवि को प्यार था। तो अन्न से प्यार था, विजन से प्यार था, विजन के पर्यायवाची शब्द है दृश्य, दृश्य, नजारे, आप जो भी लिख सकती हो। नजारे से प्यार था, दृश्य से प्यार था, और उसके साथ नदी से उसको बहुत प्यार था। तो आशय स्पष्ट करो। जो भी आपको क्या करते हैं, एक लेसन पद्य को एक लाइन देते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताई थी भावार्थ कैसा लिखना है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने इन पंक्ति में हमें आशय स्पष्ट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, इस तरह लिखकर उसके आशय को लिखना है। रस उंडल कर गा लेते हैं। तो रस उंडल कर गा लेते हैं, रस उंडल कर गा लेते हैं मतलब आपको देखने के लिए मिलते हैं रस उंडल कर, मतलब उंडल कर मतलब उसका पर्यायवाची शब्द मैंने बताई थी। उंडल कर मतलब हमें क्या करना है, दूसरा पद है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो यहाँ पर पहला है रस उंडल कर गा लेती है, मतलब यहाँ पर कवि कौन है? यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल इस दूसरी पंक्ति में हमें स्पष्ट करना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि पक्षी अपने कंठ को खोलकर इन पूरे वन में क्या करना चाहते हैं? उड़ल कर गा लेना चाहते हैं। उड़ना मतलब उड़ना, तो आकाश में स्वतंत्र होकर उड़कर वहां पर गाना चाहते हैं, क्योंकि उसे सोने के पिंजरे में बंद करके हम सोने की कटोरों में जो भी अच्छे अच्छे उसको खाद्य देने के बाद भी वो संतोष नहीं रहती। तो इसलिए उसको क्या करना चाहती है? वो उड़ल कर मतलब आकाश में उड़कर गाना चाहती है। इस तरह अर्थ को बताते हुए उसका भाव स्पष्ट करना चाहिए। तो दूसरा है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। देखो अभी चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, आपको जब अर्थ इसके मालूम होती है तो इसका भावार्थ लिखने के लिए आपको स्पष्ट करने के लिए सरल होती है। तो इसको भी क्या करना है, केदारनाथ अग्रवाल जी ने अंतिम पद में, अंतिम पैरा में हमें समझाना चाहते हैं कि चढ़ी नदी मतलब बहती नदी का दिल टटोल कर उसका
मन को टटोल कर मतलब उसको स्पर्श करके जल का मोती ले जाते हैं। जल का मोती मतलब जल का बिंदु, जल का एक एक बिंदु को अपने चोंच से पीना चाहते हैं। तो इसका आशय किस तरह करना है, केदारनाथ से हमें स्पष्ट करना चाहते हैं कि अंतिम पद्य में तो चढ़ी बहती हुई नदी में हमें क्या करना चाहिए, बहती हुई नदी में पक्षी को पानी पीने की इच्छा है। तो नदी से उसका बहुत प्यार है। तो इससे क्या कहते हैं, उतना ही जल को किस तरह पानी पीते हैं, मोती की जैसे एक एक बूंद बनकर उसको पी लेना चाहते हैं। इस तरह यहाँ पर केदारनाथ से इसमें हमें पक्षी के बारे में समझाना चाहते हैं। तो नमूने और कल्पना। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया। यहाँ पर पद्य में आप क्या जो चिड़िया है उसके रंग बताया गया है। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर रंग देखने के लिए मिलते हैं। तो नीली चिड़िया का घर यहाँ पर कहाँ है, इसमें चिड़िया का नाम न कहा है, इसलिए वह कौन सी चिड़िया रही होगी। यहाँ पर प्रश्न है, यह कौन सी चिड़िया होगी। स्वयं लेखक अपने आप को चिड़िया के रूप में नीली चिड़िया के नाम लेकर यहाँ पर कविता का स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक, हमारे यहाँ तो कविता यहाँ पर प्रश्न है, दूसरे आप इस नीली चिड़िया के प्रश्न आपको खुद ढूंढना है, कहाँ पर ढूंढना है इसके बारे में हमें बताते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, इसका नाम तो नहीं बताया, सिर्फ आपको जो भी कलर है उस पक्षी का कलर है उसके हिसाब से आपको उन पक्षी का नाम समझाना है, यहाँ पर बताना है। कैसे बताना, किसके आधार पर आप बता सकते हैं, आप एक पक्षी विज्ञान सलीम अली की पुस्तक है। यहाँ पर ये भी आपको समझाया जा रहा है कि सलीम अली की एक किताब है, वो पक्षी विज्ञान की किताब है, तो उसके अंतर्गत हमें पक्षी का नाम मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं, भारतीय पक्षी देखो, इस पुस्तक और एक पुस्तक है भारतीय पक्षी देखो, पुस्तक का सलीम अली का पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है भारतीय पक्षी। तो इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तर भाग और अन्य खंडे देशों से भारत आते हैं। देखिए जाड़े मतलब एक क्लाइमेट है, मौसम है, तो उन मौसम में कुछ मौसम में हमारे देश के पक्षी अलग देश में चले जाते हैं, तो अन्य देश के पक्षी हमारे देश में आ जाते हैं। तो जाड़े के मौसम में, विंटर सीजन में, जब विंटर सीजन होते हैं तो हम अन्य देश के पक्षी यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ के पक्षी अन्य देश में जाते हैं, तो ठंडे देशों से भारत आते हैं। देखो जाड़े के मौसम में भारत के देश में अलग देश के पक्षी आते हैं, तो उन पुस्तकों को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो यहाँ पर तो 4 ऑप्शंस दिया है, तो इन 4 ऑप्शनों से एक है उसका नाम। तो यहाँ पर उन किताबों से खोजे हुए ये 4 ऑप्शन है, नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो यहाँ पर तो छोटा किलकिला तो नहीं है, इसका तो यहाँ क्या है, पक्षी का नाम नील पंखों वाले हैं। तो इसी तरह छोटा किलकिला नहीं, तो कबूतर का रंग तो अलग है, बड़ा पतरंगिया भी इसका भी रंग नहीं है, तो इसमें नीलकंठ, नील मतलब यहाँ पर रंग हमें दिया है, तो नीलकंठ इसका नाम है। तो अनुमान में और दूसरा प्रश्न हम चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे है तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। यहाँ पर हमें तो 4 पक्षी का नाम दिया गया है, इन 4 पक्षियों का रंग कैसा है, और एक पक्षी का तो
कलर्स बहुत होते हैं, तो उन कलरों का हमें रंगों का क्या करना है, बताना है। तो वो कलर कहाँ कहाँ पर है, विंग पर है, शरीर पर है, या पंखों पर है, या मुख पर है, या पैर पर है, या चोंच पर है। तो कहाँ कहाँ पर अलग अलग रंग है, इसके बारे में हमें समझाना है। मैना तो कैसा होता है, काला पीला होती है। तो कौवा कैसा होता है, ये तो टोटली काला होता है, कहीं पर इसका रंग तो अलग अलग नहीं है। तो बतख, बतख तो कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। तो कबूतर, कबूतर भी दो कलर के होते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है। कविता का हर बंद वह चिड़िया, चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है। चलो, कविता का हर बंद मतलब स्टांजा जो भी चिड़िया से शुरू होता है तो मुझे बहुत प्यार है। तो इस तरह जो भी आप चिड़िया के बारे में पढ़े देखे ना, उसी तरह आपको स्वयं पद्य निर्माण करने के लिए यहाँ पर भाषा बस में दिया गया है। तो चौथा, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ। तो इन जो शब्दों को दिया गया, इन जो वाक्यों को दिया गया, इसके आधार पर आप ही एक पंक्ति रचा कर एक पद्य बनाइए। तो उसकी विशेषताएं मुझ में है, फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसमें विशेषताओं के गिनते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। जो भी शब्द दिया है, जो भी सेंटेंस दिया है ना, इसके आधार पर आपको क्या करना है, पद को देखना है। पद में जो भी अक्षर मैं वगैरह विशेषण का डाला है उसको चेंज करके आपके कुछ अन्य शब्दों को डालकर एक कविता को रचना करने के लिए यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर भाषा की बात में तो सारी ये संख्यावाचक विशेषण है। तो पंखों वाली चिड़िया, नीली पंखों वाली, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। तो विशेषण क्या होती है, विशेष्य क्या होती है, तो इसके अंतर मैंने समझा दिया आपको। अभी तो नहीं समझा तो आपको अभी एक पाठ होने के बाद आपको इन आगे की बात विशेषण क्या होती है, विशेष क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं समझा दूंगी। यह रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रही है। तो जो भी विशेषण मतलब पंखों वाली चिड़िया कैसी है, पंखों से है। तो क्यों यहाँ पर विशेष, अभी चिड़िया कर बुला सकते थे, लेकिन चिड़िया को विशेषण क्या है यहाँ पर, पंखों वाली। वो चिड़िया कैसी है, जब प्रश्न पूछते हैं तो उसके उत्तर आते हैं तो वही विशेषण है। तो यहाँ पर चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली। देखो नीले, यह भी विशेषण है। किस तरह के पंख है उसका, तो नीले पंखों वाली। जितना ही दिया गया होता तो नीले यहाँ पर विशेषण होती थी। क्यों, क्योंकि किस तरह के पंख है वो, नीले कलर की, नीले रंग के पंख है, तो नीले पंख वाली यह विशेषण है। सबसे ऊपर वाली दराज, देखो सबसे ऊपर वाली, ये तो विशेषण है। जो भी सेंटेंस होता है तो उसके बारे में एक सुंदरता से और बड़ा चढ़ाकर जो बोलती है तो उसको विशेषण कहते हैं। उसको अभी देखिए, आप जब जो भी काम करते हो, जो अक्षर लिखते हो, हाँ अच्छी लिखावट है, इतना ही कहेंगे तो सुंदर लिखावट, सुंदर लिखावट हुआ है, आप हैंडराइटिंग सुंदर मतलब एक विशेषण है। इसी तरह तो मोर वाला बाग, आपको यहाँ पर संत वाक्य को रचना करना है। सुंदर मोर वाला बाग होती है। तो पेड़ों वाला घर, ऊंचा पेड़ों वाला घर, फूल वाली क्यारी, मतलब रंग बिरंगी फूल वाली क्यारी। तो स्कूल वाला रास्ता, तो यहाँ पर जो भी डैश है वहां पर मैं जो भी उत्तर दे रही हूँ, छोटे स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, तो बहुत हंसने वाला बच्चा, ये तो सभी जो भी डाल रहे हूँ वो विशेषण है। तो बहुत हंसने वाला बच्चा, और मूछों वाला आदमी, घनी मूछों वाला आदमी। तो इस तरह आप इसमें नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी अक्षर दिया गया है उसमें चाट कर आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर सभी क्रिया विशेषण है।
तो इसको आप चाट कर लिख लीजिए। तो आपका आज पद्य भी खत्म हुआ, पद्य के क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर चर्चा की गई है। जल्दी से आप इन प्रश्नोत्तर को आपके फेयर में लिखिए। पहले शब्दार्थ को लिखिए, जो भी आप डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मिनिमम 5 से 10 तक तो होना चाहिए, उन शब्दार्थों को लिखिए। बाद में लिखकर क्या करना है, उसका क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। सारे भाषा, जो भी भाषा बस जो भी आती है सभी को लिखना है। चलो आज हम यहाँ पर पाठ खत्म करेंगे। कल की पाठ आप क्या कीजिए, पढ़कर रखिए। तो कल का पाठ आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो भी होमवर्क आपको मैं आज सेंड करूंगी, फिर भी आपको क्या करना है, इन पद्य को लिखना है। आज पद्य लिखना आपका होमवर्क है। तो प्रश्नोत्तर भी होमवर्क है, प्रश्नोत्तर भी लिखना है, लेकिन उसके साथ साथ पद्य लिखकर हमें क्या करना है, आपको होमवर्क भेज देना है। तो जो भी नहीं भेजेंगे, मैं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोन करके इंटीमेट करूंगी। उतना ही नहीं, आपके लिए यहाँ पर अंक भी कर सकती हैं। तो चलो आज मैं इस पाठ को खत्म करती हूँ। आज वह चिड़िया जो, इस पद्य को आपने सीख लिया, मैं समझती हूँ आपको अच्छी तरह यहाँ समझ में आई है। तो अगले पाठ के लिए हम कल शुरू करेंगे। तो टिल देन बाय।